हाउ आर यू एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है। हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हियर इज वन ऑफ द सिंपल इजीएस्ट एंड रिकमेंडेड वे इज टू क्रिएट द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट यूजिंग अ स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो अभी स्प्रिंग इनिशियलाइजर एक टूल है जो कि हमें ऑल इन बिल्ड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बना के प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्राउज़र पे जाना है सबसे पहले, और अब ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे URL पे मतलब सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, और जैसे भी आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा, वेबसाइट आएगी सबसे पहले start.spring2। ठीक है, तो जिसको हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम जैसे भी इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, और इस ऑप्शन को अगर आप सेट करोगे तो उस हिसाब से आपका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे ग्रेडल ग्रूवी है, जावा है, कोटलिन है, ग्रूवी ग्रेडल कोटलिन मावेन। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये मावेन प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो आपको प्रोजेक्ट कौन से टूल का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे ग्रेडल है टूल है, जिसके बाद है ग्रूवी है, मावेन है। तो हम मावेन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको मावेन चूज़ करना है। अब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है, जैसे जावा, कोटलिंग और ग्रूवी। तो आप इन तीन लैंग्वेज में भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, सो राइट नाउ हियर हम जावा चूज़ करेंगे, क्योंकि आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दैट टू डेवलप द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूजिंग जावा। तो यहाँ पे जावा सेलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग बूट है, यहाँ पे स्प्रिंग बूट के अलग अलग वर्जन्स है। ठीक है, तो आप कौन से वर्जन स्प्रिंग बूट का चूज़ करने वाले, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3.3.1 ये जो है ये सेम आपको रखना है। ओके, सो नाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रुप है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का जो पैकेज ग्रुप है वो आपको देना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कॉम एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा com.codelength। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है इस codelength पैकेज के अंदर, com.codelength पैकेज के अंदर आपका प्रोजेक्ट बनेगा, और ये प्रोजेक्ट का ग्रुप है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी, मतलब आप प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हो, कोई भी नाम। तो आपको ये नाम देने के लिए, जैसे यहाँ पे डेमो नाम आया है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे कि ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, इसी को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। और ये जो ग्रुप है, मतलब ये आपका पैकेज है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट उस पैकेज के अंदर आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको देनी है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम और आर्टिफैक्ट आईडी ये बोथ आर द सेम है, क्योंकि आर्टिफैक्ट आईडी मावेन इस्तेमाल करता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वही आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है। ना यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन आया है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अपने हिसाब से। जैसे दिस इज एजुकेशनल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एजुकेशनल प्रोजेक्ट। तो स्पेलिंग मिस्टेक इज एजुकेशनल प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। सो आपका फाइनल आपका जो पैकेज नेम है इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ग्रुप आईडी आपका बन चुका है codelength com.codelength, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी आगे लगा के आपका पूरा पैकेज का नेम बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन स्टार्ट का पैकेज होगा, यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ना अभी एप्लीकेशन को अगर आपको डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे जार फाइल है और वार फाइल है, दो ऑप्शन है। अगर आप वार फाइल इस्तेमाल करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको रन करने के लिए किसी एक्सटर्नल सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जार फाइल बनाते हो तो ये एप्लीकेशन आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जैसे आप उसको रन कर सकते हो, और एम्बेडेड सर्वर का इस्तेमाल इसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जार सेलेक्ट करना है, क्योंकि जार इज़ बेस्ट ऑप्शन बिकॉज स्प्रिंग बूट फॉलो द स्टैंड अलोन नेचर। उसके बाद यहाँ पे जावा का कौन सा वर्जन हमें यूज़ करना है, तो जावा के अलग अलग वर्जन सभी लॉन्च हुए हैं, तो यहाँ पे हम जावा 17 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है आपको। ना यहाँ पे आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आपको कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, मतलब आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर है चाहिए, ताकि आप एप्लीकेशन जब आपका बनेगा तो वो लाइब्रेरी आपको अवेलेबल हो सकती है।
तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग ऐड डिपेंडेंसी के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिपेंडेंसी होती है, जैसे स्प्रिंग वेब है, यहाँ पे स्प्रिंग वेब। तो ये डिपेंडेंसी आपको चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन के फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो आपके स्प्रिंग बूट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे कि स्प्रिंग बूट डेव टूल। तो ये डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है। ये डेव टूल का पर्पज़ ये होता है कि जैसे भी आप एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा भी चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होगा सर्वर के ऊपर और आपको लेटेस्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे भी आप कुछ चेंज करोगे कोड के अंदर और कंट्रोल एस करोगे सेव, तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन रीलोड होगा। तो ये जो स्प्रिंग डेवलपर टूल है ये आपको डेवलप करने वक्त इसकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे जैसे रिएक्टिव वेब यूज़ करना है, GraphQL है, स्प्रिंग सेशन है। तो हर एक काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज होती है और स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जो है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से आपको लाइब्रेरी ऐड करने की फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप बहुत सारी लाइब्रेरी ऐड कर रहे हो और उसके अंदर आप उसका यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का सिनेरियो होने से बजाय आपको जितनी डिपेंडेंसी चाहिए, जो चीज़ आपको रिक्वायर है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जितनी ऐड करने के बाद प्रोजेक्ट जब बनेगा वो डिपेंडेंसी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उसके बाद भी आपको कुछ नई डिपेंडेंसी चाहिए तो आप माविन के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएशन कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जनरेट प्रोजेक्ट करना है, मतलब जनरेट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम इसको जनरेट करेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है और ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है, जो कि जिप फाइल होती है उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है इन एक्लिप्स और एनी आईडी, जैसे इंटेलिज है, इक्लिप्स है। लेकिन इक्लिप्स ये ओपन सोर्स है तो हम इक्लिप्स का इस्तेमाल करने वाले। तो इसको आपको पहले अनजिप करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करके इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स स्प्रिंग बूट ने बना के दी है। ये आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सोर्स फोल्डर है। इस सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेन फोल्डर है और उसके अंदर जावा और रिसोर्सेज। तो हम आगे देखेंगे इसका फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से, एप्लीकेशन किस तरीके से हम बनाते हैं सारी चीज़ें। और जावा के अंदर हम हमारे क्लासेस बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हमारे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक मेन क्लास प्रोवाइड करके देगा जहाँ से हम हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड प्रोजेक्ट ई कॉमर्स। अब इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, एक हमारे जो रिलायबल लोकेशन है वहाँ पे हमें इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर में आपको नहीं रखना है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ओएस के साथ तो सिस्टम क्रैश होता है तो ये पूरा चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक हमारे अलग से ड्राइव में रखेंगे जिसके ऊपर हमें भरोसा है। यहाँ पे ओपन करने के बाद दिस पीसी और ये हमारा ड्राइव डी वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को इक्लिप्स के अंदर ओपन करना है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इक्लिप्स को ओपन करेंगे। तो इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा। तो आपको जावा डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। सेकंड, आपको सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल तो आपको जावा का इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से करते हैं मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद है यहाँ पे ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है ना। उसके बाद नंबर थर्ड है, आपको यहाँ पे एक आईडी इंस्टॉल करना है, जैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल इक्लिप्स आईडी। तो आपको इक्लिप्स आईडी क्या करना है, डाउनलोड एंड
इंस्टॉल करना है। और वन मोर थिंग इज दैट यू हैव, आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल माविन। तो माविन को क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी है। और यहाँ पे आपको नंबर 5 यहाँ पे सेट माविन इन्वायरमेंट वेरिएबल ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे माविन का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है ताकि उस कमांड को आप एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर है, डाउनलोड करके रखना है। और उसके बाद इस वीडियो में मैं अज्यूम करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बना के मतलब कॉन्फ़िगर किया है आपका सिस्टम, और आपका सिस्टम अभी रेडी है, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका था। ये जो हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हमने बनाया है स्प्रिंग इनिशियलाइजर का इस्तेमाल करके डी ड्राइव पे, ये है हमारा ई कॉमर्स। अब इसको हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है हमारे इक्लिप्स के अंदर। तो यहाँ पे जो इक्लिप्स है ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया है, इस इक्लिप्स को ओपन करेंगे। अब ये इक्लिप्स ओपन हो रहा है, ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने के लिए, तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो जैसे भी इक्लिप्स हमारा ओपन होगा, ये आपको पूछेगा कि आपका वर्क स्पेस सेट करना है। मतलब आप स्प्रिंग बूट एक लोकेशन लेता, सॉरी ये जो इक्लिप्स है एक लोकेशन लेता है जिसी को वर्क स्पेस कहा जाता है, और उसी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें उसी लोकेशन पे सेव करता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वर्क स्पेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, या फिर हम दूसरा वर्क स्पेस दे देंगे। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है डी ड्राइव में यहाँ पे, तो यहाँ पे ई कॉमर्स नाम का जो प्रोजेक्ट है हम इसी फोल्डर के अंदर इसका वर्क स्पेस दे देंगे, ठीक है, लोकेशन, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बाजू में ही इक्लिप्स उसके सेटिंग्स और अदर वर्क रिलेटेड चीज़ें स्टोर करके रखेगा। तो इसको सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट किया है, और इसको लॉन्च करना है। तो जैसे भी आप इसको लॉन्च करोगे तो ये आपका इक्लिप्स स्टार्ट होगा, और इसके बाद ये हमें बहुत ढेर सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आपको क्या करना है इक्लिप्स के अंदर। तो उसके बाद हम जो चीज़ इस्तेमाल करनी है हमें उस तरीके से इस क्लिप को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये हो गया इक्लिप्स स्टार्ट। यहाँ पे इक्लिप्स स्टार्ट हो गया। अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ओके। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आया है वेलकम स्क्रीन पे। तो यहाँ पर भी अगर नहीं आता है ऑप्शन तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट प्रोजेक्ट बोल के, ठीक है। तो ये जो इंपोर्ट प्रोजेक्ट है इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो अभी आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आपका माविन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो भी हमारे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हमने बनाया था तो हमने पैकेजिंग टूल माविन सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे माविन को सेलेक्ट करना है, और माविन के अंदर जाके यहाँ पे यूज़ करना है आपको एग्जिस्टिंग माविन प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना है माविन के अंदर। तो इसको एग्जिस्टिंग माविन प्रोजेक्ट क्लिक करना है, और जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर है उसका पाथ देना है। तो आपका प्रोजेक्ट हमने रखा है ये डी ड्राइव के अंदर ई कॉमर्स हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करना है। तो ये pom.xml फाइल को डिटेक्ट करेगा और इस फोल्डर को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आपको इसको फिनिश करना है इस तरीके से। तो जैसे भी ये फिनिश हो करेंगे तो यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली माविन क्या कर रहा है, उसको इंस्टॉल कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको वेट करना है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे 9% प्रोसेस हुई है। ये जब 100% कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट फुल्ली कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। तो ये इक्लिप्स हमारे माविन का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रिक्वायर डिपेंडेंसी है, रिक्वायर चीज़ें है, सारी चीज़ें सेटअप कर रहा है। तो आपको वेट करना है ये प्रोसेस 100 तक होने तक, ठीक है। तो जैसे भी ये 100 हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोसेस बाकी है, ये प्रोसेस चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ये जो फोल्डर है हमारा, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ई कॉमर्स, अब इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो ये हमारा फुल्ली प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है।
तो इसके अंदर जो भी हमें डेवलपमेंट करनी है मेन डॉट सोर्स जावा फोल्डर के अंदर करनी है, और जो भी हमारे एप्लीकेशन रिलेटेड रिसोर्सेस है जैसे स्टैटिक फाइल है, इमेजेस है, जो भी हमारे एसेट्स है, तो यहाँ पे हम स्टैटिक रिसोर्स फोल्डर में रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो JRE ये लाइब्रेरी है, हम जावा रन टाइम 1.7 जावा 17 यूज़ कर रहे हैं JRE, और यहाँ पे मावेन डिपेंडेंसी। सो ये अदर फाइल्स है जो खुद स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल्स बनती है। और यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है मावेन डिपेंडेंसी, जो भी मावेन के ज़रिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी पूरी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे, जो कि रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हमें ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं रखना है, हमारा मेन कंसर्न है इस मेन डॉट जावा। ठीक है, तो अभी इसको हम एक्सपांड करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको com.codelang.ecommerce, तो ये हमारा मेन पैकेज है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्लास ऑलरेडी क्लास बना के दिया है जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग इनिशियलाइजर ने, तो इस क्लास का इस्तेमाल करके, मतलब ये हमारा मेन क्लास है, इसके अंदर एक मेन मेथड होती है जावा की। ठीक है, तो जो भी हमारा जावा का प्रोजेक्ट है ये मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरीके से और इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन क्लास जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया है हमारे इस मेन पैकेज के अंदर। तो ये क्लास प्रोवाइड किया गया है प्रोजेक्ट स्प्रिंग इनिशियलाइजर ने बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन जावा का जो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है, जिसके अंदर मेन में एक क्लास होता है और उसके अंदर मेन मेथड होती है, तो हमारा इस मेन मेथड से ही क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो सेम स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के तरह ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है स्प्रिंग बूट का। तो सेम ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशन जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जैसे कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं जावा के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा क्लास है और उसके अंदर ये मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड है। तो इस मेथड को हमें क्लास पास करना है, किस क्लास को हमें स्टार्ट करना है, कौन सा हमारा मेन क्लास है जो कि स्प्रिंग एप्लीकेशन स्प्रिंग एप्लीकेशन जब हम रन करते हैं, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग डॉट रन मेथड है, तो ये स्प्रिंग एप्लीकेशन ये क्लास है और इसकी रन मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है रन। तो ये रन मेथड क्या करता है कि आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है और उसको आपको एक मेन कॉन्फ़िगरेशन क्लास देना होता है ताकि शुरू का कॉन्फ़िगरेशन उस क्लास से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। और जैसे भी ये क्लास हमारा इसको हम पास करेंगे, तो इस क्लास का मेन पर्पज़ ये होता है कि जैसे भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करें स्प्रिंग बूट को, तो स्प्रिंग बूट को जो क्लास हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, मतलब इस क्लास का यूज़ करके स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन करेगा, मतलब किस तरीके से उसको काम करना है एप्लीकेशन के अंदर, कौन से कंपोनेंट्स है, सारी चीज़ें वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे किस तरीके से है। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नाम से एक एनोटेशन है, तो ये एनोटेशन हम ये हमारा जो मेन क्लास है यहाँ पे, इस क्लास को हम ये एनोटेशन लगाते हैं। तो इस एनोटेशन का मतलब ये होता है कि हम इस एनोटेशन के ज़रिए स्प्रिंग बूट को बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो इस एनोटेशन का मतलब है कि यहाँ पे 3 चीज़ें करनी होती है। नंबर 1 होती है कि हम स्प्रिंग बूट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे इस क्लास का यूज़ करके। सेकंड चीज़ है कि स्प्रिंग बूट को बताएंगे कि आप कंपोनेंट को स्कैन करो। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग स्कैन करेगा, ये आगे हम देखेंगे। और थर्ड चीज़ है कि आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लो, मतलब आपको जो भी चीज़ें एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद ही उसको अपने हिसाब से जो लाइब्रेरी है उसकी ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करके लेगा। तो ये सारी 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें को एक ही अनोटेशन के अंदर रखा गया है, और वो अनोटेशन जैसे भी हम इसको लगाएंगे हमारे क्लास को, तो हमारा स्प्रिंग बूट जो है वो इस क्लास को रन करेगा और इसके अनोटेशन ये उठाएगा और उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्टअप का यहाँ पे। तो इसको हम रन करते हैं इसको। तो रन करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे रन का ऑप्शन पे जाना है और रन एज अ जावा एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन एज अ जावा एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका एज अ जावा एप्लीकेशन की तरह ये स्टार्ट होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क।
और इसके अंदर एक एम्बेडेड सर्वर है, उसको स्टार्ट करेगा और उस सर्वर के ऊपर हम रिक्वेस्ट भेज के इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी बनाएंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसने परमिशन मांगी है, अलाउ करना है यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड फंक्शनलिटी को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे इसने कहा है कि वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट, पोर्ट 80 वाज ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑलरेडी 8080 पे कोई ऑलरेडी सर्वर स्टार्ट है इस पोर्ट के ऊपर, तो आप इस पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन इस सर्वर ने स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि इस पोर्ट के ऊपर मतलब ये एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, तो आप दूसरा पोर्ट दे दो। ठीक है, तो इस तरीके का हमें दूसरा पोर्ट देना है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग बूट के अंदर फाइल है application.property, तो इस फाइल के अंदर हम एक कुछ सेटिंग सेट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के लिए। जैसे हमारा सर्वर, यहाँ पे प्रॉपर्टी है सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू, पोर्ट नंबर हम सेट करेंगे 8081। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो एप्लीकेशन फाइल के अंदर। अब स्प्रिंग बूट इस प्रॉपर्टी को उठाएगा और जो भी सर्वर 8080 पे डिफ़ॉल्ट ओपन होने वाला था वो अभी 8081 पे ओपन होगा। ठीक है, तो चलो अब फिर से इसको रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो कंसोल को क्लियर कर देते हैं पहले और राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे रन जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा जावा एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैसेज आया है टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8081। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी एम्बेडेड सर्वर है अपाची टॉमकैट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर होता है, वो 8081 पोर्ट पे क्या हुआ है, अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सर्वर अभी स्टार्ट हो चुका है स्प्रिंग बूट सर्वर। तो अभी हमें इसके अंदर कुछ APIs वगैरह, मतलब कुछ रेस्ट एंड पॉइंट हम बना सकते हैं, मतलब इसको ओवर दी नेटवर्क हम इसकी फंक्शनलिटी कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे दूसरा कोई मैसेज भी दे सकते हो, जैसे system.out.println, इसकी println मेथड है यहाँ पे, और इसके अंदर मैसेज भी दे सकते हो आप कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्टेड, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, तो जैसे भी आप इसको कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका एप्लीकेशन फिर से क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मैसेज दिया है, तो यहाँ पे आपका मैसेज भी आ चुका है। तो आप इस मेन मेथड के अंदर कोई भी कोड कर सकते हो, लेकिन आपको स्प्रिंग बूट स्टार्ट करना है तो स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड का इस्तेमाल करना होता है। और इसके अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, जो हमें क्लास प्रोवाइड करना होता है, इसी को कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करते वक्त हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब कुछ सेटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि स्प्रिंग बूट उसके हिसाब से काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस क्लास के अंदर स्प्रिंग बूट को स्टार्ट कर रहे हैं उसी क्लास को हमने क्या किया है, पास किया एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, और उसको हमने ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अनोटेशन के मदद से कॉन्फ़िगर किया है। तो ये अनोटेशन आपको यूज़ करना ज़रूरी है, या फिर ये अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें जैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंपोनेंट स्कैन, वो अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेवलप करके भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन देना है जिस क्लास से आप स्टार्ट करे हो, या फिर दूसरे क्लास से भी आप ये जो अनोटेशन है स्प्रिंग अनोटेशन, ये दूसरे क्लास को भी देखिए, उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ज़रूर नहीं कि ये जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है वही क्लास हमें यहाँ पे देना है, हम कोई दूसरा ही क्लास बना सकते हो और जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अनोटेशन का यूज़ करके, और उस क्लास को यहाँ पे पास कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास बोल के। ठीक है, तो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग बूट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ टू क्रिएट द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।